नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, मतलब यहाँ के पर्यावरण, भूगोल और वन्य जीवों की। हाँ बिल्कुल। एक बहुत ही अनोखा प्रदेश है। हमारे पास ना कुछ सवाल जवाब हैं, जैसे कोई स्टडी नोट्स हो। तो आज कोशिश रहेगी कि इन तथ्यों को बस रटे नहीं बल्कि समझें, जैसे क्लास में होता है ना। सही कहा। एक तरह से हम मिलकर राजस्थान की इस प्राकृतिक दुनिया को खंगालेंगे। ये जानना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि ज़रूरी भी है यहाँ की चुनौतियों को समझने के लिए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं वनों से। पहला सवाल यही है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र किस जिले में है? उदयपुर, जयपुर, सिरोही या चित्तौड़गढ़? इसका सही जवाब है उदयपुर ए। और सिर्फ जिला ही नहीं, उदयपुर संभाग में भी सबसे ज्यादा जंगल हैं। अच्छा, क्यों? देखिए, एक तो वहाँ अरावली का प्रभाव है और दूसरा बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ी बारिश भी बेहतर होती है, तो वनों के लिए माहौल थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन पूरे राजस्थान का देखें तो कितना प्रतिशत एरिया जंगल है? अंदाजन 5%, 7%, 9% या 11%? ये है लगभग 7%। हाँ, सिर्फ 7%, जो दिखाता है कि राज्य का बड़ा हिस्सा कितना शुष्क है। और किस तरह के जंगल ज्यादा मिलते हैं यहाँ? मतलब क्या हरे भरे पर्णपाती या फिर? ज्यादातर तो कांटेदार झाड़ी वाले वन ही हैं। वो कम पानी में भी चल जाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों के लिए एकदम फिट। हाँ, वो तो है। हालांकि अरावली के आसपास वहां शुष्क पर्णपाती वन भी मिलते हैं, जहां थोड़ी नमी ज्यादा है। और सबसे कम? वो तो शायद अंदाजा लगाना आसान है। हाँ बिल्कुल, वो है जैसलमेर। वो तो रेगिस्तान का दिल है, तो जाहिर है वहां जंगल सबसे कम है। यहाँ एक शब्द है नोट्स में, ओरण। ये क्या चीज है? कृषि भूमि, गोचर भूमि, पवित्र वन, रेतीला क्षेत्र या झील किनारा? ओरण, हाँ ये बहुत खास है। ओरण का मतलब है गोचर भूमि या पवित्र वन। गोचर भूमि? हाँ, ये गांव के पास की जमीन होती है जिसे लोग पवित्र मानते हैं। पवित्र वन मतलब? पारंपरिक रूप से समुदाय उसे बचाता है, अक्सर किसी देवता के नाम पर। वहां से पेड़ काटना, शिकार करना, ये सब मना होता है। ये एक तरह का कम्युनिटी कंजर्वेशन है, बिना किसी सरकारी दखल के। सदियों से चला आ रहा है। अरे वाह, ये तो कमाल की बात है। समुदाय खुद ही ध्यान रख रहा है। जी। वैसे सरकारी स्तर पर भी योजनाएं हैं, जैसे ये राजस्थान वानिकी विकास योजना। और वन्य जीवों के लिए पहला बड़ा कानून तो 1927 में ही आ गया था, वन अधिनियम। अच्छा, और ये वन महोत्सव कब होता है और पेड़ लगाने का सही टाइम? वन महोत्सव ज्यादातर जुलाई में होता है, जब मानसून शुरू होता है। और पेड़ लगाने के लिए सबसे सही मौसम भी यही है, वर्षा ऋतु। पानी मिल जाता ना पौधों को। लेकिन ये जंगल कम क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? औद्योगिकरण, ज्यादा चराई, शहरीकरण या ये सब? दुर्भाग्य से ये सभी कारण जिम्मेदार हैं। इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं, शहर फैल रहे हैं और जानवरों की चराई भी कई बार अनियंत्रित हो जाती है। सबका असर वनों पर पड़ता है। चलिए, अब कुछ राज्य प्रतीकों की बात करते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, बबूल या शीशम? ये तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राज्य वृक्ष है खेजड़ी, बी। इसे शमी भी कहते हैं। खेजड़ी? हाँ सुना है, बहुत उपयोगी है। उपयोगी? ये तो राजस्थान की जीवन रेखा है, खासकर मृदा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन सी के लिए। कम पानी में भी टिक जाता है। इसकी पत्तियां चारा बनती हैं, फलियों की सब्जी बनती है। और इसकी पूजा भी होती है दशहरा पर। हाँ, खेजड़ी पूजन की परंपरा है। ये दिखाता है कि लोग पर्यावरण को कितना सम्मान देते थे। वाकई, खिजड़ी तो रेगिस्तान का वरदान है। और राज्य पुष्प? राज्य पुष्प है रोहिड़ा, बी। बहुत सुंदर नारंगी लाल फूल होते हैं इसके। रेगिस्तान में रंग भर देता है। और राज्य पक्षी, जिसके बारे में आजकल काफी चिंता जताई जाती है? हाँ, वो है गुड़ावण, बी। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये ज्यादातर पश्चिमी थार मरुस्थल सी के घास के मैदानों में मिलता है। और इसकी स्थिति कैसी है अभी? स्थिति गंभीर है। ये विलुप्तप्राय श्रेणी में है, इसीलिए इसे राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया, ताकि इसके संरक्षण पर खास ध्यान दिया जा सके। बहुत जरूरी है इसे बचाना। बिल्कुल, ये जानना जरूरी था। और राज्य पशु चिंकारा लिखा है यहाँ। हाँ, राज्य पशु चिंकारा है, लेकिन एक और जानवर है जिसे खास दर्जा मिला है। कौन सा? ऊंट। ऊंट, रेगिस्तान का जहाज। हाँ, उसे क्या दर्जा मिला है? देखिए, ऊंटों की संख्या कम हो रही थी और वो यहाँ की अर्थव्यवस्था और संस्कृति का हिस्सा है, तो 2014 में उसे राज्य पालतू पशु का दर्जा दिया गया। अच्छा, पालतू पशु का दर्जा।
हाँ, ताकि ऊंट पालकों को मदद मिले और ऊंटों का संरक्षण हो। बीकानेर में ऊंट अभयारण्य भी है इस पर काम करने के लिए। और एक और पेड़ है बबूल। वो किस तरह का पेड़ है? बबूल या कीकर जिसे कहते हैं, वो भी खेजड़ी जैसा ही है। शुष्क कांटेदार वृक्ष, कम पानी में उगता है और ईंधन गोंद वगैरह के काम आता है। चलिए अब जरा नेशनल पार्क्स और अभयारण्यों की तरफ चलते हैं। एक सवाल है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? और जवाब दिया है जैसलमेर, जो सही है। ये सही है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखिए, राजस्थान में कुल 3 नेशनल पार्क हैं, रणथंबोर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। अब डेजर्ट नेशनल पार्क का बहुत बड़ा हिस्सा जैसलमेर में है, वो भी एक नेशनल पार्क है। शायद स्रोत का मतलब क्षेत्रफल से हो, क्योंकि डेजर्ट नेशनल पार्क बहुत बड़ा है। संख्या के हिसाब से सर्वाधिक कहना शायद ठीक न हो। अच्छा, समझा। तो 3 मुख्य है। रणथंबोर का नाम तो सब जानते हैं बाघों के लिए। कहाँ है ये? रणथंबोर है सवाई माधोपुर जिले में, और ये भारत की जो प्रोजेक्ट टाइगर योजना है ना, उसके शुरुआती पार्कों में से एक है। राजस्थान का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व भी कह सकते हैं इसे। और केवलादेव? भरतपुर वाला? हाँ, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पहले से भरतपुर पक्षी विहार कहते थे। ये भरतपुर में है और ये पक्षियों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। किस लिए? प्रवासी पक्षी। बिल्कुल। सर्दियों में साइबेरिया और सेंट्रल एशिया से हजारों पक्षी आते हैं यहाँ। गजब की विविधता है। इसीलिए इसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। और सरिस्का, वो कहाँ है? सरिस्का अभयारण्य अलवर जिले में है। ये भी बाघों के लिए जाना जाता है, हालांकि वहां बाघों की संख्या में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। चीतल और सांभर के लिए कौन सा अभयारण्य मशहूर है? यहाँ सीता माता लिखा है। हाँ, सीता माता अभयारण्य चीतल सांभर के लिए जाना जाता है, लेकिन इसकी एक और बहुत बड़ी खासियत है। वो क्या? उड़न गिलहरी, फ्लाइंग स्क्विरल। सच में उड़न गिलहरी? हाँ, रात में निकलती है ये। इसे देखना बड़ा मुश्किल होता है। सीता माता अभयारण्य इसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला है। वाह, ये तो सुनने में ही रोमांचक है। अच्छा, और कुंभलगढ़ अभयारण्य, वो किसके लिए जाना जाता है? कुंभलगढ़ अभयारण्य राजसमंद, उदयपुर, पाली जिलों में फैला है। ये मुख्य रूप से भेड़ियों और तेंदुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। अरावली की ऊंची पहाड़ियां हैं वहां। और भालुओं के लिए कौन सा अभयारण्य है? सीता माता, दर्रा, सरिस्का या कुंभलगढ़? भालुओं के लिए दर्रा अभयारण्य का नाम आता है। ये अब मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क का हिस्सा है और इसे राजस्थान का सबसे पुराना वन्यजीव अभयारण्य भी मानते हैं। हमने डेजर्ट नेशनल पार्क की बात की थी जैसलमेर में। इसकी एक और खासियत बताई थी आपने। हाँ, एक तो ये भारत के सबसे बड़े नेशनल पार्कों में से है, और दूसरा ये राजस्थान का इकलौता बायोस्फीयर रिजर्व है। सिर्फ एक ही है पूरे राज्य में? जी हाँ, केवल एक। ये थार मरुस्थल के पूरे इकोसिस्टम को, वहां के रेत के टीलों को और गोडावण, चिंकारा, डेजर्ट फॉक्स जैसे खास जीवों को बचाने के लिए बनाया गया है। तो अगर ओवरऑल देखें, सबसे ज्यादा वन्य जीव कहाँ मिलते हैं, किस इलाके? सामान्य तौर पर अरावली क्षेत्र में। वहां जंगल भी हैं, पहाड़ियां भी, पानी के स्रोत भी, तो जानवरों के लिए ज्यादा अनुकूल माहौल है। विविधता भी ज्यादा है और संख्या भी। इन सबको बचाने के लिए कोई कानून भी तो होगा। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया? हाँ, ये बहुत ही लैंडमार्क कानून है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू हुआ था। इसी ने शिकार पर रोक लगाई, संरक्षित प्रजातियों की लिस्ट बनी, नेशनल पार्क अभयारण्य बनाने का कानूनी आधार दिया। और लोगों को जागरूक करने के लिए वन्यजीव सप्ताह, वो कब मनाते हैं? वो हर साल अक्टूबर के पहले हफ्ते में 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। और एक चारागाह विकास योजना का भी जिक्र है। हाँ, वो 1988 में शुरू हुई थी, ताकि जानवरों के लिए चारे की कमी ना हो। चलिए, अब थोड़ा भूगोल और पर्यावरण की चुनौतियों पर आते हैं। जलवायु तो हम जानते हैं, ज्यादातर शुष्क और अर्धशुष्क है। बिल्कुल, राज्य का बड़ा हिस्सा ऐसा ही है। पानी की किल्लत रहती है। बस एक जगह है जहां खूब बारिश होती है, माउंट आबू, सिरोही। वो हिल स्टेशन है ना। हाँ, और झीलें सबसे बड़ी कौन सी है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील तो सांबर है। नमक बनता है वहां बहुत बड़े पैमाने पर। और मीठे पानी की? मीठे पानी की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जैसामंद, उदयपुर के महाराणा ने बनवाई थी। वैसे खारे पानी की ज्यादातर झीलें पश्चिमी राजस्थान में ही है, सूखे इलाके में। नदियां कैसी हैं? प्रदूषण है क्या? हाँ, दुर्भाग्य से है। लूनी नदी जो अरावली से निकलकर कच्छ के रण में खो जाती है, उसमें काफी प्रदूषण है, खासकर फैक्ट्रियों का गंदा पानी वगैरह।
और कोई नदी जो वन्य जीवों के लिए अच्छी हो? चंबल नदी एक तरह से वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का काम करती है। उसके किनारे घने जंगल और बीहड़ हैं जो घड़ियाल, मगरमच्छ और बहुत से दूसरे जीवों के लिए घर भी हैं और आने जाने का रास्ता भी। तो काफ़ी हुई हैं, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उससे पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी हरियाली आई, खेती होने लगी। और क्या तरीके अपनाए गए? पेड़ों की हरित पट्टी, ग्रीन बेल्ट वॉल, सीबी बनाने की कोशिश हुई है ताकि रेगिस्तान आगे ना बढ़े। रेत के टीलों को रोकने के लिए खास तरह की घास, सेवण घास लगाई जाती है। ये पश्चिमी थार में खूब उगती है। सेवण घास? हाँ, ये नाम सुना है। हाँ। ये पशुओं के लिए भी अच्छी होती है। और केंद्र सरकार ने भी 1977 में रेगिस्तान विकास कार्यक्रम DDP शुरू किया था। एक गांव का नाम भी आता है कुलधरा, जो उजड़ गया। कई लोग मानते हैं कि पानी की कमी या मरुस्थलीकरण भी एक कारण रहा होगा। अच्छा, रेगिस्तान से जुड़े दो नाम अक्सर सुनने में आते हैं, रेगिस्तान का प्रवेश द्वार और रेगिस्तान की राजधानी। जी, जोधपुर को कहते हैं रेगिस्तान का प्रवेश द्वार और जैसलमेर को रेगिस्तान की राजधानी। और बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा इलाका है? माउंट आबू का क्षेत्र। वहाँ की वनस्पति और जीव जंतु काफी अलग हैं। वैसे बड़े पैमाने पर देखें तो पूरी अरावली पर्वत श्रृंखला ही जैव विविधता के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन फिर खनन वगैरह भी तो होता है राजस्थान में, उसका पर्यावरण पर क्या असर पड़ता है? असर तो पड़ता है और काफी गंभीर। खनन से जंगल कटते हैं, जमीन खराब होती है, पानी का लेवल नीचे जाता है, मतलब सब तरह की समस्याएं हैं। कौन सा जिला ज्यादा प्रभावित है? नोट्स के हिसाब से उदयपुर का नाम है। वहाँ मार्बल, खासकर ग्रीन मार्बल और दूसरे खनिज काफ़ी निकलते हैं। तो ये एक तरह का द्वंद्व है। विकास के लिए खनिज ज़रूरी हैं, लेकिन पर्यावरण को भी बचाना है। और हवा का प्रदूषण शहरों में? हाँ, वो भी एक समस्या है। इंडस्ट्रीज और खनन बड़े कारण हैं, साथ में गाड़ियाँ भी। राजधानी जयपुर में ये दिक्कत ज़्यादा बताई जाती है। लेकिन राजस्थान ने पवन ऊर्जा में अच्छा काम किया है। बिल्कुल, खासकर जैसलमेर जिला। वहाँ हवा तेज चलती है, तो विंड एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। इसीलिए सबसे ज़्यादा पवन चक्कियाँ वहीं लगी हैं। उसे विंड एनर्जी हब भी कहते हैं। पानी बचाने के पुराने तरीके भी होंगे यहाँ? अरे बिल्कुल, राजस्थान में तो जल संरक्षण की गजब की परंपरा रही है। तालाब और बावड़ी बनाना, सदियों से लोग ऐसे ही पानी सहेजते आए हैं। और पर्यावरण बचाने में एक समुदाय का नाम सबसे पहले आता है। आप बिश्नोई समुदाय की बात कर रही हैं ना? हाँ। गुरु जम्बेश्वर जी के अनुयायी। उनका प्रकृति प्रेम, खासकर खेजड़ी के पेड़ों और हिरणों जैसे जीवों की रक्षा का इतिहास तो अद्भुत है। खेजड़ली गांव का बलिदान, बिश्नोई आंदोलन कौन भूल सकता है? सही कहा, वाकई प्रेरणादायक है। अच्छा, प्रकृति के संतुलन में गिद्धों का भी रोल होता है ना? हाँ, गिद्ध तो प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, बहुत जरूरी हैं। और यहाँ की रेगिस्तानी लोमड़ी वल्पेज वुल्पस पुसिला भी खास है, जो रात में ज्यादा एक्टिव रहती है। और काला हिरण ब्लैक बुक भी यहीं पाया जाता है। मतलब काफी विविधता है। इसे बचाने के लिए सरकारी बोर्ड वगैरह भी बने हैं? जी हाँ, 2005 में राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड बना। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राजस्थान जल एवं जलवायु परिवर्तन नीति है। ऑर्गेनिक खेती के लिए राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग नीति है। और हरियाली बढ़ाने के लिए 2013 में ग्रीन राजस्थान अभियान भी शुरू हुआ था। लेकिन फिर भी जैव विविधता को खतरा किन चीजों से है? मुख्य कारण क्या है? देखिए, औद्योगिक प्रदूषण है, जलवायु परिवर्तन के असर हैं, जैसे कभी सूखा, कभी ज्यादा बारिश, भूमि क्षरण यानी जमीन का खराब होना, ये सब मिलकर राजस्थान की नाजुक बायोडायवर्सिटी पर दबाव डाल रहे हैं। तो आज हमने राजस्थान के पर्यावरण, भूगोल, वन्य जीवन से जुड़े काफी सारे पॉइंट्स देखे। ये नोट्स वाकई एक अच्छा जरिया थे इन सब बातों को समझने के लिए, वनों से लेकर अभयारण्यों तक और चुनौतियों से लेकर संरक्षण के प्रयासों तक। बिल्कुल, और ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है। हमने देखा है कि कैसे राजस्थान में एक तरफ ओरण जैसी सदियों पुरानी परंपराएं हैं, बिश्नोई समुदाय का प्रकृति प्रेम है, और दूसरी तरफ आज की जरूरतें हैं, खनन, उद्योग, बढ़ती आबादी। तो भविष्य में इस नाजुक इकोसिस्टम को बचाते हुए विकास भी कैसे हो, ये संतुलन कैसे सधेगा, और इसमें उन लोगों की, उन समुदायों की क्या भूमिका होगी जो पीढ़ियों से इसी माहौल में रहते आए हैं? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर सोचने और काम करने की जरूरत है।